नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद काठमांडू घाटी समेत कई शहरों में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर संसद परिसर में प्रवेश किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेटिंग और एक्स जैसे 26 सोशल साइट्स ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली। बिहार में हुए एसआईआर का मुद्दा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के माननीय 2 न्यायमूर्तियों के द्वारा इसकी सुनवाई हो रही है, जहां पर एसआईआर के दस्तावेज को लेकर एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सलाह दी गई है कि 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को वैध माना जाए। बिहार के एसआईआर केस पर फिर सुनवाई हुई, पार्शियल सुनवाई हुई, जिसमें मेन इशू आज ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑर्डर्स में ये बोला है कि भाई इनको आधार एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दिखाया कि इलेक्शन कमीशन ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को आदेश दिया है कि तुम आधार सिर्फ क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, आधार के साथ कोई और जो हमने 11 डॉक्यूमेंट बताए थे, जब तक वो होगा तब तक तुम आधार नहीं एक्सेप्ट करोगे और तुम शो कॉज करो कि तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये देखने के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन अपने सारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को आदेश इशू करे कि आधार एक्सेप्ट किया जाएगा बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ, या उसके बगैर भी, मतलब कि 12 डॉक्यूमेंट होगा जो कि डॉक्यूमेंट लोग दे सकते हैं। और ये भी बोला है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, और सिटीजनशिप देखने के दूसरे कोई मापदंड हो सकते हैं, लेकिन उनको आधार मानना पड़ेगा। जैसे 11 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्पेसिफाई करे थे, उसी तरह से 12वां डॉक्यूमेंट होगा, और अगर कोई जना सिर्फ आधार भी अपना देता है वो मानना पड़ेगा। और ये भी बाद में शायद आदेश दिया है कि इसको पब्लिसाइज भी करना होगा, या तो एक तो इंस्ट्रक्शंस इशू करें सारे ऑफिसर्स को कि आधार लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी, यूके। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक आतंकी साजिश के मामले में 5 राज्यों और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 22 ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक बिहार में 8, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1, उत्तर प्रदेश में 2 और जम्मू कश्मीर में 9 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। एनआईए को जो खास सूचना मिली थी, उसी के आधार पर अलग अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राज्य पुलिस के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों के आवासों और परिसरों पर यह छापेमारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। बाराबंकी के राम स्वरूप विश्वविद्यालय में हुए बवाल के बाद योगी सरकार ने प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की एक बार फिर से मान्यता की जांच की जाएगी। न सिर्फ मान्यता की जांच होगी, बल्कि जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए भी एक टीम का गठन किया गया है। मंडल स्तर पर सीएम ने सभी मंडलायुक्तों को, यानी कि सभी कमिश्नरों को ये आदेश जारी किया है कि वे अपने स्तर पर अपने अपने मंडलों में, अपने अपने जिलों में एक टीम का गठन करें, और उस टीम में एक पुलिस, एक प्रशासनिक और एक शिक्षा विभाग का अधिकारी होना अनिवार्य होगा, जो प्रदेश के और संबंधित जिले के तमाम जो विश्वविद्यालय होंगे, जो यूनिवर्सिटीज होंगी, उनकी मान्यता की वो टीम जांच करेगी। देखा जाए तो बाराबंकी के राम स्वरूप विश्वविद्यालय में जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, जिसके बाद सरकार ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से जांच की जद में तमाम विश्वविद्यालय आने वाले हैं, क्योंकि कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी मान्यताओं को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे में आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी की जो दीदियां हैं, उनके लिए जो सरकारी राशि थी उसमें बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सहायिका को 7,000 पहले प्रतिमाह मिलता था, जिसे बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है, और आंगनबाड़ी सहायिका जो पहले 4,000 रुपये उन्हें मानदेय दिया जाता था, उसे बढ़ाकर
4500 रुपए कर दिया गया है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में आज सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया और पोस्ट में ये जानकारी दी कि आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं, जो महिलाओं के लिए कार्य करती हैं, तमाम गाँव में जाकर उनका देखभाल करती हैं, उनके मानदेय को अब बढ़ाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी यूके। जीएसटी की दरें जो कम की गई उसके बाद अब तमाम ऑटो कंपनियों ने अपने रेट घटाने शुरू कर दिए हैं और इसका ऐलान भी करना शुरू कर दिया है। हम इस समय हुंडई के शोरूम में मौजूद हैं। हुंडई ने भी अपनी तमाम कारों के रेट जो हैं वो घटाने का ऐलान कर दिया गया है। किन किन मॉडल्स पे कितनी छूट मिली है ये सारी जानकारी आपको देंगे। सिर्फ हुंडई ही नहीं बल्कि अगर आप महिंद्रा की बात करेंगे या फिर मारुति, इसके अलावा तमाम दूसरी टाटा कंपनी जो है उन्होंने भी अपने अलग अलग तरीके से ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हुंडई में किन कारों पर कितनी छूट आपको मिल रही है ये सारी जानकारी आज आपको इस रिपोर्ट में मिलने जा रही है कि किस तरह से तमाम गाड़ियां जो हैं उन पर करीब 60,000 रुपए से लेकर के करीब 2,40,000 रुपए तक की छूट है। इस समय जिस तरह से फेस्टिव सीजन जो है वो शुरू होने वाला है उसको देखते हुए कार कंपनियां इस समय काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। इसकी वजह यही है कि जिस तरह से लगातार रेट्स कम हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है आम जनता को मिलने जा रहा है। अब आप बात करते हैं सेडान सेगमेंट की। सेडान में ये एक औरा कार है। औरा जो कि एक सेडान मिड साइज सेगमेंट की कार मानी जाती है और इसकी लंबाई जो है वो 4 मीटर से कम है। तो इसके ऊपर जो छूट अभी मिली है वो करीब 78,465 रुपए की औरा पे छूट मिल रही है जो जीएसटी रेट कट हुए उसके आधार पर। औरा जो है उस पर करीब 78,000 रुपये कम किए गए हैं। इसी तरीके से अगर आप हुंडई की नियोस देखेंगे उस पर करीब 73,808 रुपये कम हुए हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी कारें जैसे एक्स्टर है उसके ऊपर करीब 89,209 रुपीज़ कम किए गए हैं। i20 जो है उस पर भी छूट की गई है करीब 98,053 रुपए की और i20 एन लाइन पर करीब 1 लाख रुपए की तक की छूट है। और वेन्यू जो आप मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसे कहा जाता है जो सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है उस पर भी छूट की गई है। दिल्ली में लाल किले से कल करीब 1 करोड़ रुपए का कलश एक व्यक्ति ने चोरी कर लिया था। दिल्ली में लाल किले में जैन समाज का एक कार्यक्रम चल रहा था जहां से ये करीब 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी हुआ था। बताया जा रहा है कि रात जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी से एक व्यक्ति को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उठाया है और वो कलश भी बरामद किया है। हम इस समय वहाँ मौके पर आवास विकास में ही हैं। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उठाया गया है और कलश बरामद करने की बात की जा रही है यह उसका घर है। यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस जब रात आई थी तो पुलिस ने यहाँ से उस आरोपी को उठाया था और उसके साथ में जो परिवार है फिलहाल यहाँ पर नहीं है। हापुड़ पुलिस जो है वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है और आसपास जांच कर रही है, पूरी जानकारी कर रही है। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को उठाकर उससे कलश जो है वो बरामद कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम थाना कोतवाली देहात पर आई और उन्होंने बताया कि उनको किसी प्रकरण में जो कि दिल्ली में घटना घटी है उसके क्रम में असारा गांव और उसके आसपास कहीं पर दबिश देनी है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। उसके संबंध में पुलिस, हमारी भी पुलिस गई थी और साथ में उन्होंने दिल्ली पुलिस ने असारा गांव के पास में वैशाली कॉलोनी से एक व्यक्ति को जिसका नाम भूषण वर्मा है उसको गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक पीली धातु का एक कलश बरामद किया है जिसके बारे में चर्चा यही है कि ये जो दिल्ली में कोई घटना हुई थी उसी घटना से संबंधित बरामद की है। लेकिन उसके बारे में हम आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दिल्ली की वो घटना थी और उनके यहाँ क्या चोरी गया था और ये जो बरामदगी है उससे संबंधित है कि नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसके तार वहीं से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस को हमने सहयोग किया था जिसके आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार और कुछ बरामदगी सामान की है जैसा कि मैंने आपको भी बताया। फिलहाल जो है हापुड़ पुलिस इस पूरे मामले के बारे में जानकारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो वो व्यक्ति था जिसको गिरफ्तार किया गया वो व्यक्ति दिल्ली में ही एक व्यापारी के यहाँ पर ड्राइवर था, जिसके बाद जब कल घटना हुई और सीसीटीवी वहाँ का जारी हुआ तो पुलिस जो दिल्ली क्राइम ब्रांच थी वो हरकत में आई और सीसीटीवी के आधार पर हापुड़ के आवास विकास से भारत भूषण नाम के व्यक्ति को पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उठा लिया। हापुड़ पुलिस आस पड़ोसियों से जानकारी कर रही है कि वो व्यक्ति जो था जो यहाँ रहता था जिसने ये कलश चोरी किया था उसके बारे में पूरी डिटेल हापुड़ पुलिस निकाल
चल रही है और उसके बारे में पूरी जानकारी कर रही है, उसके परिवार के बारे में भी जानकारी कर रही है। और जो है पूरी जांच, जो हापुड़ पुलिस है, पूरी जांच होने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़। काली पैंट और सफ़ेद शर्ट पहन करके तमाम अधिवक्ता कचहरी में घूमते हुए नजर आते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। दरअसल फर्जी अधिवक्ताओं की बाढ़ सी आ गई। यही वजह है कि बार एसोसिएशन ने अब फैसला लिया है कि तमाम ऐसे लोगों को जिन्हें लगेगा कि वो संदिग्ध हैं, उनकी वो पहचान खुद करेंगे। आप देख सकते हैं कि बार एसोसिएशन की टीम यहाँ पर मौजूद है और एक संदिग्ध शख्स जो उन्हें लग रहा है उसकी आइडेंटिटी की जाँच की जा रही है। कुल मिलाकर के बार एसोसिएशन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कानपुर जो कचहरी है वहाँ पर जो अधिवक्ता है वो ही मौजूद रहे। फर्जी रूप से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सके। यही वजह है कि तमाम अधिवक्ताओं की आईडी चेक करने के लिए आज बार एसोसिएशन के लोग निकले हुए हैं। उनसे बात करते, जानने की कोशिश करते किस तरीके से पूरा अभियान चलाया जा रहा है। काफ़ी दिनों से गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं कि कानपुर कचहरी में बहुत से अधिवक्ता फर्जी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका कहीं कोई इनरोलमेंट नहीं है, पूरी ड्रेस में आते हैं और यहाँ पे उगाही भी कर लेते हैं। कभी कभी एक दो तो क्लाइंटों ने भी शिकायत की कि साहब वो हमें बाहर मिले, बोले हम अधिवक्ता हैं, तुम्हारी आज ही बेल करा देंगे, हमसे पैसे ले लिए, गायब हो गए। तो उन पे हमने जब शिकायतें मिली तो हम लोगों ने एक कमेटी बना के यहाँ पे फर्जी अधिवक्ता पकड़ो अभियान चालू किया है। तो निर्णय लिया गया कि हम लोग यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाएंगे। जो विधि व्यवसाय में मान लो LLB पास है तो उनसे हम लोगों ने कह दिया कि आप काली टाई करके तब प्रैक्टिस कीजिए किसी सीनियर के उसमें, ऐसे आप यहाँ पे इन लोगों के पूरा कोट टाई पहन के नहीं जाएंगे। वीर तासिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दो समुदायों के बीच में झड़प देखने को मिली। पूरा मामला गणेश विसर्जन से जुड़ा हुआ है। दरअसल रविवार को जब गणेश विसर्जन चल रहा था उस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होते ही एक पक्ष ने भारी पथराव कर दिया जिसमें 7 लोग घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले को शांत कराया, लेकिन ये सवाल उठता है कि जब गणेश विसर्जन का समय चल रहा था उस दौरान दावा ये किया जा रहा था कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, लेकिन उस दौरान भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के तुरंत बाद जिस तरीके से पथराव हुआ तो कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में 7 लोग घायल भी हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद अब उनकी डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस के तमाम अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं और गिरफ्तारी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से इसी प्रकार की वारदात सामने निकल के आ रही है। आखिर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का खौफ क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कौशाम्बी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल साइट पे तेजी से हिलोरे ले रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बुधरानी जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसके परिजन पीएम करवाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कराने के लिए बाइक से गंगा घाट की ओर तकरीबन 5 किलोमीटर बाइक से ले जाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से वो वीडियो एक 100 को बाइक पे 2 लोग पकड़ कर ले जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार होती है। बहरहाल जब इस पूरे मामले पर जिले के जिम्मेदारों से बात की गई तो पहले तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज करते आए, लेकिन जिस वक्त न्यूज़ स्टेट की खबर ने लगातार इस वायरल वीडियो को चलाया उसके बाद हरकत में आया जिला प्रशासन ने। जब इस पूरे मामले पर कौशाम्बी डीएम मधुसूदन हुल्गी से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि वीडियो संज्ञान में आया है, इस पे जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से नरेंद्र सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसका काम बच्चों की चोरी और तस्करी करना था। स्पेशल स्टाफ की टीम ने कुल मिलाकर 10 लोगों को इस पूरे मामले में धर दबोचा है, जिनके पास से लगभग अगर हम बात करें तो 6 बच्चे मिले हैं जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम है। उन्हीं में से एक बच्चे की उम्र 6 माह से भी कम है जिसको 48 घंटे पहले अगवा किया गया था। बिल्कुल, हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसमें हमारे ACP लाजपत नगर मिहिर सकारिया की लीडरशिप में थी ये टीम, और हमारे जो स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर हैं राजेंद्र डागर जिनने इस केस में फर्स्ट ब्रेक थ्रू अचीव किया,
उनसे ये पूरा ऑपरेशन स्टार्ट होता है। और जो हमारे लेफ़्ट साइड में हमारी आईओ बैठी हैं, चंचल हैं, ये लोग सब मुख्य रूप से टीम में इन्वॉल्व हैं। अब हमारी टीम का जो पहला केस है वो ऐसा है कि सराय काले खां में जो ISBT है वहाँ पे एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी, तो उनका एक 6 महीने का बच्चा था जो उनके साथ सो रहा था। तो रात के 11 बजे जब वो लोग उठे तो वो बच्चा मिसिंग था। फिर उस चीज़ पे हमारे इंस्पेक्टर डागर ने काम शुरू किया। कई फुटेजेस और टेक्निकल एविडेंस के थ्रू उस बच्चे का पता चला कि उस बच्चे को कई 2 संदिग्ध लोग उधर से चुरा के ले जाते हुए दिख रहे हैं। उससे हमारे ये पूरा केस हमने शुरू किया और राजेंद्र डागर जो हैं हमारे इंस्पेक्टर, वो उनने जब ये पूरा आइडेंटिफाई किया तो 2 आदमी, एक वीरबरन और एक उनके जो ससुर हैं कालीचरण, ये आइडेंटिफाई हुए कि इनने उस बच्चे को वहाँ से चुराया है। ये उस बच्चे को आगे बेचना चाह रहे थे। फिर हमने उस बेचने वाली चेन पे काम किया और हमने विदिन 48 आवर्स में वो बच्चा रिकवर किया। ये इनने पहले बच्चा चुरा के डॉक्टर कमलेश का जो KK हॉस्पिटल है आगरा में, उनके पास बेच रहे थे और उधर से ऑलरेडी उनने एक सुंदर के थ्रू 2 बहनों को बच्चा दे चुका था जिनका नाम था कृष्णा और प्रीति। तो फाइनली उन कृष्णा और प्रीति के घर से ये बच्चा रिकवर हुआ और वहीं से हमारी चेन चली और हमने 5 और बच्चे रिकवर किए और टोटल इस चेन में हमने 10 लोगों को अरेस्ट किया। वीडियो लेने राकेश चौहान के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जिस घर में AC की वजह से आग लगी थी उसी घर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और आकर इसी बात का जायजा ये लोग ले रहे हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। जो जिनका मकान है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या हुआ था? AC की वायर से ये शॉर्ट सर्किट हुआ मेरे घर में और 3:15 बजे हुआ। मैं बस उठी हूँ और मेरे को धुआं आया, आग की लपटें देखी। मैंने अपनी बेटी को उठाया और अपने पति के पास गई, पति को उठाया, बेटे को उठाया और हम नीचे भागे। उसके बाद 112 नंबर किया, बस फायर ब्रिगेड ही नहीं आई 50 मिनट्स तक। लोग थे आप घर में? हम 4 लोग थे और कैसे जान बचाई, बस के भाग चलो। यहाँ जो सामान है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। पूरा जो सामान है इस घर के अंदर का वो जल चुका है। AC में ब्लास्ट होने की वजह से घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद में किस कदर से घर पूरी तरीके से जला हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पूरा जो कोयले की तरह मकान है, बेड है, अलमीरा है, सब पूरी तरीके से यहाँ पर जल चुके हैं और इसी घर में आग लगने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। बाहर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। जिस AC में ब्लास्ट हुआ उस AC की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि किस AC से इस आग की शुरुआत हुई जिसने 3 जिंदगियाँ छीन ली। तो ये AC बाहर की तरफ लगा हुआ था, जो नीचे वाला AC है, और इसी में शॉर्ट सर्किट हुआ या टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा तो इसी AC में फर्स्ट आने की वजह से पूरा घर आग की चपेट में आया और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहने वाले जो पति पत्नी और उनकी बेटी हैं, दम घुटने से उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। हालांकि इस घर में जो रहने वाले लोग थे वो सुरक्षित हैं, उन्होंने अपने आप को बचा लिया और समय रहते वो घर के नीचे चले गए थे, लेकिन इनके 3rd फ्लोर पर इस बिल्डिंग में रहने वाले जो परिवार है उसकी पूरी तरीके से एक बच्ची और उसके माँ बाप की जान इसमें चली जा चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में कई दिनों से लगातार बारिशों का सिलसिला जो है वो यहाँ पे जारी है। इस वक्त भी काफी ज्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन अगर हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे 5 दिनों से पूरी तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद किया गया है, क्योंकि अगर देखा जाएगा कि अलग अलग जगहों पे जो है नेशनल हाईवे पे जो है मड स्लाइडिंग और लैंड स्लाइडिंग हुई है। खास करके अगर हम उधमपुर की बात करेंगे, उधमपुर में भी काफी ज्यादा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अलग अलग टीम पूरी तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे लगी हुई है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर यही कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हो लंबे लंबे कतारें गाड़ियों की यहाँ पे लगी हुई है। 5 दिनों से पूरी तरीके से ये यहाँ पे फंसे हुए हैं। इनको जो है काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके अगर हम सिमथन टॉप कस्टमर रोड की बात करेंगे, उसको भी पूरी तरीके से बंद किया गया है।
अलग अलग जगहों पे जो है वहां पे भी लैंडस्लाइडिंग और मड स्लाइडिंग हुई है। खास करके अगर हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो काफी गाड़ियां यहाँ पे फंसे हुए हैं, इनको जो है जो अभी कश्मीर घाटी में सेब का सीजन चल रहा है, पूरी तरीके से वो सेब भी इन गाड़ियों में खराब हुआ है, क्योंकि कई दिनों से पूरी तरीके से इस रोड पे ये फंसे हुए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है और अलग अलग टीम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे लगे हुए हैं। उनकी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए और लोगों को जो है इनको यहाँ से अलो किया जाए, लेकिन पूरी तरीके से श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड में लगातार आ रही आपदाओं के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पल पल की खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और जिसमें सभी जिलाधिकारी को के साथ ये बैठक की गई और इसमें समीक्षा की गई कि आखिर राज्य में जो आपदा आई है उसमें किस तरह का नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो चीन भारत की सीमा को जोड़ने वाला मार्ग है वो भी आज खोल दिया गया है और 8 दिनों के बाद कहीं ना कहीं इस मार्ग को खोला गया है, जिसके बाद बीआरओ की टीम और इसके साथ ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। और वहीं देखिएगा कि उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं अब जो मदद है वो भी चारों तरफ से आने शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूपी से यानी कि सहारनपुर में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सामग्री वाहन को आज हरी झंडी दिखाई है और हरी झंडी दिखाकर पंजाब और इसके साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड और कई राज्यों के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने जो सामग्री वाहन है उनको भेजा है, ताकि आपदा पीड़ितों को वो सामग्री वाहन पहुंच सके और जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनको वो सामग्री मिल सके और किसी भी तरह की कोई दिक्कत उनके सामने ना आए। और इसके साथ ही देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो चुनौती है बाढ़ की वो भी कहीं ना कहीं यूपी में भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जिस तरह वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यूपी में जो चुनौती है वो और भी अधिक हो जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस चुनौती से पार उतरते हैं। लेकिन वहीं जिस तरीके से उत्तराखंड की मदद योगी आदित्यनाथ ने की है तो उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। न्यूज स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। केंद्रीय कर्मचारियों की टीम आज हर्षिल, धराली और मुखबा क्षेत्र में आए, जहां पर बीते 5 अगस्त को आपदा आई थी। वहां पर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण कर आपदा का जायजा लिया, कितनी परिसंपत्तियों का नुकसान वहां पे हुआ है उसको लेकर केंद्रीय टीम ने जगह जगह पर जाकर खीरगाड़, तेलगाड़ और जो धराली का क्षेत्र है वहाँ पर निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जो जिलाधिकारी सहित पूरे विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सारे धराली क्षेत्र और जो हर्षिल, मुखबा और जो जहाँ पर उत्तरकाशी ज़िले में आपदा आई उसका बारीकी से जायजा लेकर उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात कर पूरे क्षतिपूर्ति का जायजा लिया। अब जाके केंद्रीय टीम इसका आकलन कर आंकड़न लगाएगी कि कितनी क्षतिपूर्ति का नुकसान उत्तरकाशी के हर्षिल, मुखबा और धराली क्षेत्र में हुआ है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।